वेलकम टू किशोर एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे कि कक्षा 9 में एक प्रमेय दिया है साइड 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 सर्वांग समता। एक बेसिक सा प्रमेय जिसे हम लोग आज प्रूफ करेंगे। देखिए, साइड 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 सर्वांग समता बेसिकली क्या होता है कि अगर एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है या फिर ए बी सी है। अगर एक त्रिभुज ए बी सी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर के साथ में इस प्रकार का रिलेशन बनाती हो कि ए बी भुजा पी क्यू के बराबर हो, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर हो और ए सी भुजा पी आर के बराबर हो। अर्थात क्या क्या दे के रखा है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया है, ये सब पहले हमको गिवन है तो लिख देंगे दिया है। ए बी सी व पी क्यू आर में क्या चीज़ें हैं, ए बी बराबर दिया है पी क्यू, बी सी बराबर दिया है क्यू आर और ए सी बराबर दिया है पी आर। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता हमें सिद्ध करनी है। एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज पी क्यू आर है। ए बी भुजा पी क्यू के बराबर, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर और ए सी भुजा पी आर के बराबर। तो सिद्ध करना है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है। कैसे सिद्ध करेंगे, हमें एक प्रकार की रचना करनी पड़ेगी। अगर मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी खींच लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी खींच लिया हमने और ये बात मान लेते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है उसमें ए सी सबसे बड़ी भुजा है। अगर ए बी सी है तो हम यहाँ पे सबसे पहले रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना में मान करके रचना करेंगे। पहले मानेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में ए सी सबसे बड़ी भुजा है। पहले माना ए सी सबसे बड़ी भुजा है और उसके बाद रचना किया हमने। क्या किया रचना कि इस ए सी के पॉइंट ए से, यानी कि ए सी के पॉइंट ए से हमने पी क्यू के बराबर एक लाइन ड्रॉ कर ली इस साइड में और सेम उतना ही एंगल पे ड्राइव किया जिसपे कि इतना कोण पी है। ध्यान दीजिए, पॉइंट ए से किसके बराबर खींचेंगे, पी क्यू के बराबर। एक लाइन हमने खींच ली इधर और यह किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। और कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी कि हमारी यहाँ पे भुजा पी क्यू है। कुछ नाम दे देते, मान लेते हैं कि ये पॉइंट डी है और डी से किसको मिला देंगे, सी को मिला देंगे। ये क्रिएट किया हमने और साथ में इस डी पॉइंट से बी को भी मिला देंगे हम। डी से किसको मिला दिया, बी को। तो रचना क्या किया हमने, रचना में हम लिखेंगे बिंदु ए से कितनी बड़ी लाइन पी क्यू बराबर कितना, पी क्यू बराबर आपने ए डी खींचा, पी क्यू बराबर ए डी खींचा, जहां एंगल, ध्यान से देखिए, ये एंगल जो P है वह एंगल किसके बराबर होगा, यहां से सी ए डी के बराबर होगा। जहां एंगल सी ए डी किसके बराबर खींचा आपने, एंगल P के बराबर, कोण P के बराबर आपने खींचा। सी ए डी बराबर कोण P तथा
फिर से इसी में रचना कर लेते हैं। कौन सी रचना? कि डी से सी को और डी से बी को मिलाया, डी से सी तथा बी को मिलाया। इस लाइन को डॉटेड करके खींचा हमने क्योंकि जो हमें काम चाहिए था वो मिल जाए, मिलाया। ये दो रचनाएं हमने कर ली। तब इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए डी सी, इन दोनों में हम लोग सर्वांग समता लगा करके दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। पहले कैसे सिद्ध करेंगे? लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज पी क्यू आर, तो ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, इन दोनों में हम लोगों को सर्वांग समता दिखानी है। साइड एंगल साइड लगाते हैं। पी क्यू बराबर आपने ए डी काटा है और पी आर पहले से किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, और दोनों एंगल आपने बराबर काटा था। तो लिखेंगे क्या? आपने यहाँ पर पी क्यू किसके बराबर खींचा है? सॉरी, पी क्यू किसके बराबर है? ए डी के बराबर, पी आर बराबर ए सी। ये चीज़ तो आपकी रचना से बराबर हो गई, ये रचना थी, और ये आपने पहले से प्राप्त किया है, अर्थात ये दिया है। एक चीज़ आपने रचना से प्राप्त की, एक चीज़ आपका दिया हुआ है, और रचना आपने एंगल भी बराबर खींचा था, ये वाला एंगल। तो लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, और ये चीज़ भी किससे है? रचना से। ये चीज़ भी आपने रचना से प्राप्त की। तो अगर ये तीन चीज़ इक्वल, तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। साइड एंगल साइड सर्वांग समता लगा करके हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज P और QR, P Q R सर्वांग सम है। किसके सर्वांग सम है? त्रिभुज ADC के, त्रिभुज ADC। अगर ये सर्वांग समता आपने प्रूफ कर लिया तो आप CPCT से क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो कि जो भुजा DC है वो किसके बराबर हो जाएगी? QR के बराबर हो जाएगी। तब हम लिख सकते हैं, तब इसमें क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे कि जो आपकी भुजा DC है वो किसके बराबर होगी? QR के बराबर होगी। यहाँ का एंगल D और यहाँ का एंगल Q बराबर होगा। कोण D बराबर कोण Q। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। इनके लिए रीजन भी लिख देते हैं CPCT से। ये किससे इक्वल हुए? ये भी CPCT से इक्वल होगा, CPCT से। दोनों इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखते हैं त्रिभुज ABD को और त्रिभुज BCD को। पहले लेते हैं ABD। त्रिभुज ABD में ये जो भुजा AB है वो किसके बराबर है? AD के बराबर है। ये सिद्ध कर दें हम अगर, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मान लेते हैं कि ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। ये कोण, इस कोण को 3 मान लेते हैं, इस कोण को 4 मान लेते हैं। 1 और 2 को बराबर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे 1 और 2 को बराबर? ABD में क्या देखते हैं कि AB पहले से बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है? PQ के। ये दिया है पहले, और यहाँ से आपने कुछ लाइनें सिद्ध की हैं कि रचना से AD बराबर क्या काटा हुआ है? PQ, और AD आपने किसके बराबर काटा था? PQ के बराबर काटा था। ये दिया है, ये किससे थी? रचना से। तो इन दोनों को अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः AB बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, AB बराबर किसके होगा? AD के बराबर होगा। AB बराबर AD। इसको हम लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण से। उपरोक्त समीकरण से ये दोनों समीकरणों को लिख करके ये चीज़ हम सिद्ध कर सकते हैं। तब क्या लिख सकते हैं?
तो अब ये लिखा जा सकता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कोण 1 बराबर कोण 2। और इसका रीजन क्या होगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये इसका रीजन है जिसकी वजह से ये बराबर हुए। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो हम इसी प्रकार से लिखते हैं कोण 4 कोण 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार लिख सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 3। एक समीकरण यहाँ पे बनाते हैं, ये 3 हो गए, 2 समीकरण हो गए, तो इस समीकरण को तीसरा बना लेते हैं, इस समीकरण को चौथा समीकरण बना लेते हैं। अगर समीकरण 3 बराबर समीकरण 4 है, अगर दोनों को जोड़ दें तो लिख सकते हैं समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो 3 + 4 से दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोण 1 कोण 4 एक तरफ, कोण 1 + कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस में कोण 3। कोण 1 + 4 कितना है, कोण 1 + 4 पूरा कोण बी के बराबर है, और कोण 2 कोण 3 पूरा कोण डी के बराबर है। लिखेंगे तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। कोण डी कोण बी दोनों आपस में बराबर हो गए। इसको समीकरण 5 बना लेते हैं, समीकरण 5। और ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों सर्वांगसम थे, तो समीकरण 2 में ध्यान से देखें तो डी और क्यू आपस में बराबर है, डी क्यू के बराबर है और डी बी के बराबर है। तो समीकरण 2 और 5 से हम क्या कह सकते हैं कि कोण डी कोण बी और कोण यहाँ पर बी और क्यू सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम समीकरण 2 व 5 से, क्या लिख सकते हैं 2 व 5 से कि डी क्यू के बराबर डी बी के बराबर, तो क्यू और बी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू, यानी जो कोण बी था वो कोण क्यू के बराबर हो गया। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को लें, यहाँ पे जगह नहीं, ऊपर लिख देते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज ए बी सी में ये दो चीज़ें पहले से दी रखी है कि ए बी किसके पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, पी क्यू ए बी के बराबर है, और साथ में दिया है, क्या दिया है कि पी आर ए सी के बराबर है, या फिर क्यू आर ए सी बी सी के बराबर है। तो इसको दोनों को सिद्ध करें तो क्यू आर बराबर लिख सकते हैं क्यू आर बराबर बी सी। और क्या लिख सकते हैं, अभी आपने एंगल Q को एंगल B के इक्वल दिखाया है, तो लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। उल्टा हो गया, Q इधर रहना चाहिए। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B। तो अगर ये ध्यान से है तो हम लिख सकते हैं साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से। दोनों सर्वांग समता दिखा करके हम प्रूफ कर लेंगे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये प्रूफ हो गया। लास्ट में कंक्लूजन लिखना हो तो ये लिख सकते हो, अतः दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं या फिर सभी भुजाएं समान होने पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये आपका कंक्लूजन रहा कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, अगर तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं। आई होप दैट कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।